मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक और रोमांटिक ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन। कहानी के स्टार्टिंग में ब्लाइंड गर्ल जाओ जो जिनसन के सामने खड़ी थी, वो उसे कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हमें तभी पता चलता है जियाओ जो ब्लाइंड होने का प्रिटेंड कर रही है। वो देख सकती है, जिनसन को देखते ही वो पहचान जाती है, ये तो वही बंदा है जिससे कि वो 1 महीने पहले मिली थी। लेकिन उसे जिनसन के सामने ब्लाइंड होने की एक्टिंग करना पड़ता है। जिनसन बहुत ही रूथलेस सीईओ था, ये बात सबको पता था। जॉर्ज उसके सामने ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रही थी ताकि वो उसे जाने दे और वो उसे जान से ना मरे। वो उसे कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे इतने आसानी से पीछा छुड़ा लोगी? जॉर्ज हमें 6 महीने पहले की कहानी बता दी है। 6 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड और भाई गुजर गए थे। जॉर्ज अकेले बची थी, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, जो उसके रिलेटिव्स थे वो जॉर्ज का फ़ायदा उठाने का कोशिश करते हैं, उसकी कंपनी को हड़पने का कोशिश करते हैं, उसकी शादी अपने पसंद के इंसान से कराने का चाह रहे थे। जब जियाजो ऐसा करने से मना कर देती है, तब एक रात उन लोगों ने जियाजो को लव पोशन दे दिया था, जिस वजह से कि जियाजो खुद को संभालते हुए वो उस बदमाश लड़के के कमरे से निकली थी और जिनसन से टकराई थी। जिनसन यहाँ पर खुद उस दिन लव पोशन में के नशे में था, तो जियाजो के साथ वो उस समय इंटीमेट होता है, जहाँ पर कि जियाजो ने जिनसन का फेस देख लिया था और इसी वजह से आज वो उसे देख करके पहचान जाती है। तो यहाँ पर जियाओ जो जिनसन को देख के पहचान गई थी। जिनसन को वो कहती है, अरे वो तो तुम ही हो ना 1 महीना पहले जिसके साथ मैं इंटीमेट हुई थी। मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ। मुझे उस दिन लव पोशन दिया गया था, मेरे अंकल्स ने मेरे साथ ऐसा किया था। मैं भी विक्टिम हूँ उस रात की, तुम मुझे जाने दो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। जिनसन उसे कहता है, अच्छा तो अब तुम बच्चे को लेकर के मुझे ब्लैकमेल करने का प्लान कर रही हो? जियाजो से कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए तो इसे अबॉर्ट मत कराओ, मैं इसे खुद जन्म दूंगी और बस यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जिनसन मैडमैन की तरह बिहेव कर रहा था और वो जियाजो को कहता है, तुम खुद इस बच्चे को ख़त्म कर रही हो या फिर मैं कोशिश करूँ? जियाजो जैसे तैसे करके उस कमरे से बाहर निकलती है। जिनसन के गार्ड्स हर तरफ थे। जियाजो को यहाँ से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, ऊपर से वो ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रही थी। जिनसन उसके सामने आता और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम ब्लाइंड हो? असल में मैं ये बात तुम पर भरोसा कर लूँगा। वो जियाजो को चोक करने लगता है, लेकिन तभी जिनसन की ग्रैंड मदर आ जाती है। अब तक उन्हें वही पता था कि जियाजो वो लड़की है जिसके साथ 1 महीने पहले वो इंटीमेट हुआ था। जियाजो समझ जाती है कि जिनसन की ग्रैंड मदर उसकी हेल्प कर सकती है, तो वो यहाँ पर उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो जिनसन के बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है, लेकिन वो बेबी अबॉर्ट करना चाहता है। वो बस इतना चाहती है कि वो इस बच्चे को सेफली जन्म दे दे। ग्रैंड मदर जियाजो को कहती है, डोंट वरी, मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूँगी। और ये कहते हुए वो जियाजो को अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। जियाजो यहाँ पर जानबूझकर के जिनसन के सामने ग्रैंड मदर के सामने और ज़्यादा पिटीफुल बन रही थी। जिनसन अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ही प्यार करता था। उसकी माँ के गुजरने के बाद ग्रैंड मदर ही थी जिससे कि वो इतना ज़्यादा प्यार करता था और वो ग्रैंड मदर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता था। लेकिन अगले 3 दिनों बाद जिनसन घर नहीं आता है। वो जियाजो को चेक करने के लिए मेड के थ्रू एबॉर्शन पिल्स देता है। जियाजो स्मेल करके जान जाती है। वो वोमिटिंग होने की एक्टिंग करते हुए वो फूड गिरा देती है। जिनसन ये देखना चाह रहा था कि क्या जियाजो असल में ब्लाइंड है या नहीं। तभी वहाँ पर जिनसन आ जाता और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? मुझे समझ नहीं आता कि तुम कोई ब्लाइंड नहीं हो, तुम एक्टिंग कर रही हो। जियाजो से कहती है कि मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं असल में ब्लाइंड हूँ। जिनसन यहाँ पर जियाजो को वापस से चोक करने लगता है। जियाजो को तो लगा था कि आज उसका अंतिम दिन ही है। तभी वहाँ पर बटलर आके कहता है कि ग्रैंड मदर को पता चल गया है कि तुम घर आए हो और तुम जियाजो को परेशान नहीं कर सकते हो। जिनसन कहता है, नहीं नहीं, ये तो मेरी होने वाली वाइफ है, भला मैं इसे कैसे ही परेशान करूँगा। थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्त डॉक्टर को बुलाता है जियाजो को आंखों को चेक करने के लिए वो असल में ब्लाइंड है या नहीं। अब जियाजो सोच रही थी कि कहीं इस डॉक्टर को पता ना चल जाए कि वो ब्लाइंड है। उसे चेक करता है और पूछता है कि वह कब ब्लाइंड हुई और कैसे। जियाजो से कहती है 6 महीने पहले।
जब उसके मॉम डैड का कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था। उसकी माँ जियाजो को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी और जियाजो इतना ज़्यादा रोई कि एक सुबह उठ करके वो देख नहीं पा रही थी और उसके बाद से वो ब्लाइंड हो चुकी है। ये कहानी सुन करके जिनसन का फ्रेंड भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है, लेकिन जिनसन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे तो यही लग रहा था कि जियाजो ये बातें झूठ बोल रही है। डॉक्टर से पूछता है कि क्या जियाजो की आंखें ठीक हो सकती है। उसका डॉक्टर फ्रेंड कहता है हाँ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जियाजो की आंखों को ठीक करने के लिए। जियाजो जिंगसन से पूछती है कि आखिरकार वो उसकी आइज़ क्यों ठीक करना चाहता है। वैसे भी बेबी बॉर्न करने के बाद तो वो यहाँ से चली ही जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिनसन को तो भरोसा ही नहीं है कि वो ब्लाइंड है। डॉक्टर के जाने के बाद जिनसन का सर अचानक से काफ़ी तेज़ दर्द करने लगता है। जियाजो को पता चलता है तो वह जिनसन का सर दबाने के लिए जाती है, लेकिन तभी जिनसन उसे वापस से चोक करते हुए कहता है कि तुम्हें किसने कहा था ये करने के लिए। वो जियाजो को धक्का दे देता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाता है। घर के मेड को लगता है कि जिनसन जियाजो को भाव नहीं देता है, तो उसे छोड़ करके वो उसके लिए सर दर्द की दवा लेकर के चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जिनसन उसे जॉब से निकाल देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें पता है ना कि ये कौन है। वो मेड कहती है कि हाँ, ये आपकी फियांसे है। जिनसन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसकी इंसल्ट करने की। अभी यहाँ पर उस मेड को घर से निकाल दिया जाता है। जियाजो सोचती है क्या वो उसका हेल्प कर रहा है। जिनसन जियाजो से कहता है कि तुम नाम की ही सही, लेकिन मेरी फियांसे हो। केवल मैं तुम्हें बुली कर सकता हूँ और कोई नहीं। अब जियाजो इस बात का क्या ही मतलब समझे, लेकिन उसे कैसे भी करके जिनसन की फियांसे या उसकी वाइफ तो बनना था, तभी वो अपनी फैमिली को बचा सकती थी। अपनी मॉम की कंपनी जो कि उसके अंकल लोग उसे छीनने का कोशिश कर रहे हैं, उसे वापस ला सकती थी। जिनसन जियाजो को कहता है वैसे भी तो तुम मुझे प्लीज करने की कोशिश कर रही थी ना, मेरा सर दबा करके, तो क्यों ना तुम मेरे साथ रोमांस करो मुझे एंटरटेन करने के लिए। ये कहते हुए वो जियाजो को कस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जियाजो उसे कहती है कि नहीं, हम रोमांस नहीं कर सकते। डॉक्टर ने कहा है कि फर्स्ट 3 मंथ हमें काफ़ी ज़्यादा सोच समझ करके रहना पड़ेगा। लेकिन जिनसन की तो अलग ही फीलिंग जाग गई थी जियाजो की बातों को सुन करके। वो खुद में ऑकवर्ड महसूस करने लगता है कि जियाजो के लिए वो डिफरेंट फील कैसे कर सकता है, और शाय फील करते हुए वहाँ से चले जाता है। हालांकि जियाजो के सामने वो अपनी फीलिंग जाहिर नहीं करता। इधर जियाजो अपने बने गले के लब बाइट पर दवा अप्लाई कर रही थी। इसके बाद वो मेकअप लगा लेती और सोचती है शायद मैंने इस बार सही दांव खेला है। जिनसन है वो बंदा है जो कि उसे इस पचड़े से बाहर निकाल सकता है। उसे कैसे न कैसे करके जिनसन का भरोसा और दिल जीतना ही पड़ेगा। अगले दिन जिनसन जियाजो को ग्रैंड मदर के कहने पर उनसे मिलने के लिए लेके जा रहा था। जियाजो जिनसन का हाथ पकड़ लेती है तो उससे गुस्सा करते उसे हाथ छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन जियाजो ब्लाइंड होने की अब भी एक्टिंग कर रही थी और कहती है कि अगर ग्रैंड मदर को पता चला कि हम दोनों के बीच चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई हैं तो वो बहुत ही गुस्सा करेंगे। तो जिनसन जियाजो को फिर अपने साथ लेकर के जाता है। घर के अंदर जाने पर जियाजो देखती है कि जिनसन की स्टेप मदर भी आई हुई है। उसे पता था कि उसके स्टेप मदर से जिनसन का बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। यहाँ पर जब वो आती है तो उसकी स्टेप मदर उसको इंसल्ट करते हुए कहती है जिनसन इस घर का इकलौता जायज बेटा है, उसकी शादी एक ब्लाइंड गर्ल से होगी, हमारे फैमिली की तो नाक ही कट जाएगी। लेकिन ग्रैंड मदर यहाँ पर जियाजो का सपोर्ट करती है। जियाजो को हिम्मत मिलते करता है कम से कम आंटी मैं आपसे तो बेहतर हूँ, 18 की उम्र में मिस्ट्रेस बन करके नहीं आ गई किसी के घर में। जब वो यहाँ पर जिनसन की तरफ से उसकी स्टेप मदर को बोल रही थी, जिनसन नोटिस करता है ये लड़की कुछ ज़्यादा ही चालाक है। फर्स्ट मीटिंग में ही मुझे अपीच करने के लिए मेरी स्टेप मदर को ऐसी बातें कह रही है। ग्रैंड मदर तो जियाजो के सपोर्ट में थी और जिनसन इन चीज़ों को देख रहा था। जियाजो स्टेप मदर को कह रही है मैं जब भी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए आऊँगी मुझे तुम मेरे सामने नहीं चाहिए, इस बात को याद रखना। स्टेप मदर उठ करके ऊपर चली जाती है गुस्से में। जो ग्रैंड मदर थी आफ्टर दैट यहाँ पर जो ग्रैंड मदर थी वो जियाजो को गिफ्ट देती है। जिनसन भी कहता है मैं भी यहाँ पर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ। जियाजो जानती थी वो कुछ ज़रूर ही उल्टी सीधी चीज़ें होगा, इसी वजह से वो यहाँ पर उन्हें ओपन अप करके देखती है। सामने 2 आंखें थी नकली, जिसे देख करके जियाजो डर तो जाती है लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन सामने नहीं आते। ग्रैंड मदर जियाजो से वो छीन लेती है और जिनसन से गुस्सा करने लगती है। जियाजो पूछ रही होती है कि आखिरकार इसमें क्या गिफ्ट था। जिनसन की ग्रैंड मदर उसे अपना रिंग पहना के कहती है कुछ नहीं बेटा, बस उसने यहाँ पर इस तरीके से तुम्हें ये रिंग गिफ्ट किया है। अब ये खानदानी रिंग था जिसे देख करके जिनसन की स्टेप मदर बहुत ही जेलस फील कर रही थी कि लेडी कल की आई हुई मुझसे कैसे जीत सकती है। जीजी और रोहान दोनों ही जिनसन के स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर थे। वो दोनों चाहते थे जिनसन रस्ते से हट जाए ताकि ये जो कंपनी है वो पूरी तरीके से इनकी हो जाए।
उसका स्टेप ब्रदर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था और उसे लग रहा था अरे ये जिनसन क्या ही उखाड़ सकता है उनका। ऊपर से उसकी बीवी तो ब्लाइंड है। सारे साथ में खाने के लिए बैठते हैं। जियाजू के लिए फिश सूप लेकर के आया जाता है, ये जानने के बाद भी कि वो प्रेग्नेंट है। जिनसन ये सब कुछ जियाजू को चेक करने के लिए कर रहा था। वो चुपचाप उस सूप को पीने लगती है। जैसे ही जिनसन उसे सूप पिलाने के लिए बोलता है, जियाजू ब्लाइंड होने की एक्टिंग करते हुए सूप इधर उधर गिराने लगती है, जिसे देख कर जीजी हंस देती है। इस बात पर जेनसन उस पर गुस्सा आ जाता है और उसे खुद को थप्पड़ मारने के लिए कहता है। ये उनके घर का रूल था, जो कुछ भी गलती करेगा वो यहाँ पर ये सब कुछ हरकतें करेगा तो उसे खुद को पनिशमेंट देना पड़ता है। जब वो लोग वहाँ से लौट रहे थे तब जिनसन यहाँ पर जियाजू को कहता है तुम्हें ज़्यादा खुद को अच्छे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जीजी को तुम्हारी वजह से पनिशमेंट नहीं दिया। जियाजू कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, तुम बुरे इंसान नहीं हो। तुमने सेल्फ डिफेंस में वो सारी हरकतें की हैं जिसके बारे में तुम्हें बदनाम किया जा रहा है। अब मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, मैं तुम्हारे हर अच्छे बुरे में तुम्हारे साथ रहूँगी। तभी अचानक से कार का टायर ब्लास्ट हो जाता है। उनका ड्राइवर उतर करके चेक करने जाता है। जियाजू बहुत ही घबरा गई थी। जिनसन को याद आता है जियाजू के मॉम डैड उसी कार एक्सीडेंट में गुजरे थे, इसी वजह से वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही घबरा रही है। लेकिन जियाजू से पूछा जाता है क्या वो ठीक है, तो वो बोलती है कि हाँ वो ठीक है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी। जिनसन यहाँ पर जियाजू को काम डाउन करते हुए कार से बाहर निकलता है क्योंकि उसे डाउट था उसके दुश्मन में से ही किसी ने जानबूझ करके ये कार को ब्लास्ट करवाया है। वहाँ पर जियाजू भी कार से बाहर निकल जाती है। हमें पता चलता है उनका रिसेंट ड्राइवर ही असल में बदमाश इंसान था और वो ही उसके दुश्मन के कहने पर जिनसन पर अटैक करने आया था। जियाजू ये चीज़ देख लेती है और ख़ुद को जिनसन के सामने लॉयल प्रूफ करने के लिए बीच में आ जाती है। जैसे ही नाइफ उसे लगता है वो बदमाश इंसान कहता है कि जियाजू ब्लाइंड नहीं है, वो तुम्हें झूठ बोल रहे हो, और गार्ड्स आकर के उस इंसान को पकड़ के लेके जाते हैं। जियाजू बेहोश होने से पहले जिनसन से कहती है कि उसके सेंस करने की जो पावर है वो बहुत तेज़ हो चुकी है ब्लाइंड होने की वजह से। इसी वजह से वो जिनसन को सेव कर पाई और वो खुश है। उसे ऐसा लगता है कि जिनसन उस पर भरोसा नहीं करने वाला और आज वो अपनी जान गंवाने वाली है। वो लास्ट टाइम अपने मॉम डैड और बड़े भाई को याद करते हुए बेहोश हो जाती है। जिनसन सच में बुरा इंसान नहीं था और वो ये सोचते हुए कि वो लास्ट टाइम जियाजू पे ट्रस्ट कर रहा है कि वो ब्लाइंड नहीं है, उसे उठा करके वहाँ से हॉस्पिटल के लिए लेकर के जाता है। भले ही वो दुनिया के सामने कितना बेबुरा बनता हूँ, लेकिन जब जियाजू ने जिनसन की जान बचाई थी तो वो उसे इस तरीके से मरने के लिए तो किसी हालत में नहीं छोड़ सकता था। अगली सुबह का सीन हम लोग देखते हैं। जियाजू हॉस्पिटल में थी। अभी उसने आंखें खोला ही था कि वहाँ पर उसके दोनों अंकल उस लड़के को लेकर के आ जाते हैं जिसकी शादी असल में जियाजू से होने वाली थी। और यहाँ पर वो उन्हें कहते हैं कि जियाजू आज तुम्हारी हुई। आते हैं वो लोग जियाजू को बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम भागने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो, पिछले 1 महीने से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, देखो तुम्हारा होने वाला दूल्हा यहाँ पर आया है। जियाजू ने कह देती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बहुत बड़े सीईओ के बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है, तो वो उसे हाथ ना लगाए। वो लोग जियाजू की बातों को नहीं मानते हैं और यहाँ पर वो बंदा जियाजू के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करने लगता है। उन्हें लगता है कि अगर जियाजू सच में प्रेग्नेंट है तो यहाँ पर उसके बेबी को अबॉर्ट करा दिया जाए, लेकिन तभी वहाँ पर जिनसन आ जाता है। उसके आते ही सबकी हालत यहाँ पर ख़राब हो जाती है। वो कहता है जियाजू मेरी फियांसे है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए जियाजू को हाथ लगाने की। जियाजू की हालत देख करके जिनसन को एक्चुअल में बुरा लग रहा था और वो उन लोगों की पिटाई करने लगता है। जियाजू सोचती है पता नहीं जिनसन अगली बार उसकी मदद करेगा या नहीं। वो मौके पर चौका मारने का कोशिश करती है। वो जिनसन को कभी हाई काफ़ी अलमाइटी दिखाते हुए कहती है देख रहे हो तुम्हारी फियांसे को वो लोग कैसे बुली कर रहे हैं, तो मेरी माँ बाप के गुजरने के बाद इन लोगों ने मुझसे मेरे शेयर्स भी छीन लिए हैं, ये कहने का बहाना करके कि वो लोग मेरी मॉम के शेयर्स को संभाल करके रखेंगे। यहाँ पर जिनसन ये बात सुनता है तो उन पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है और जियाजू को वो शेयर्स लौटाने के लिए कहता है। तभी जियाजू की एक लौती फ्रेंड वहाँ पर आती है। वो शेयर ट्रांसफ़र के पेपर लेकर के आई हुई थी जियाजू के कॉल पर ही।
और यहाँ पर आते ही जाजू ने वो पेपर देते हुए कह दिए, इन पेपर्स पर साइन कर दो। तुम्हें जैसा कि पता है कि मैं जेनसन की होने वाली वाइफ हूँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, मुझसे मेरी हक की चीज़ें छीनने की कोशिश की, तो जेनसन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जेनसन तो समझ ही रहा था कि जाजू उसका इस्तेमाल कर रही है, बट पता नहीं क्यों वो विलिंगली यहाँ पर जाजू की हेल्प कर रहा था। जेनसन की वजह से उसके अंकल लोगों को जो जाजू के मॉम डैड के हिस्से के शेयर्स थे वो से लौटाने पड़ते हैं। जिनसेन उन्हें वार्न करता है, आज के बाद अगर जियाजो को हर्ट करते हुए वो लोग दिख गए तो उनके लिए सही नहीं होगा। वो लोग चुपचाप वहाँ से खिसक लेते हैं। उनके जाने के बाद जिनसेन जियाजो से कहता है, हो गया तुम्हारा, इस्तेमाल कर लिया तुमने मेरा। जियाजो उसे कहती है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं बेचारी इतनी कमज़ोर सी लड़की हूँ और तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू। जिनसेन जियाजो की बातें सुन के कहता है, कल हम शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं। जियाजो से कहती है, तुम ग्रैंड मदर की प्रेशर में आकर के मुझसे शादी कर रहे हो या अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जिनसेन उसे कहता है, तुम्हें खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझ रहा हूँ, ग्रैंड मदर की वजह से मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। जियाजो सोचती है जिनसेन से शादी करना भी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो ये पावरफुल पोजीशन होल्ड नहीं कर पाएगी, और अब तक उसकी मॉम की कंपनी पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में नहीं आई है। वहाँ से बाहर निकलते ही जिनसेन अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और जियाजो के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है, तब से लेकर के अब तक इन 6 महीनों में असल में जियाजो के साथ क्या कुछ हुआ था। जिनसेन के जाते ही जियाजो की फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। जियाजो उसे सच बताती है, असल में वो ब्लाइंड नहीं है, उसने यहाँ पर ये चीज़ें फेक की थी ताकि जो उसके अंकल आंटी हैं वो यहाँ पर ये सब कुछ ये समझ लें कि असल में वो बहुत कमज़ोर है और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया था और अब वो अपने मॉम डैड की कंपनी वापस लेने का प्लान कर रही है। ऐसा कहते हुए उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, चाहे उससे जितना भी बन सकेगा वो उसका यहाँ पर हेल्प ज़रूर करेगी। वहीं दूसरी तरफ जिनसेन ने जो जियाजो के बारे में पता कराया था तो वो इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाता है। अब तक जो कुछ भी जियाजो ने जिनसेन से कहा था वह सब कुछ सच था, तो वो सोचने लगता है कि क्या जियाजो सच में ब्लाइंड है और वो उस पर सच में गलत डाउट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जियाजो को अब शादी का सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया था। हॉस्पिटल से वो अपनी फ्रेंड के साथ निकलती है। उसकी फ्रेंड उसे उसी तरीके से ब्लाइंड ट्रीट करते हुए जिनसेन तक पहुंचाती है। जियाजो उसे कहती है, क्या मैं मेकअप नहीं कर रही, क्या मैं ड्रेस नहीं चेंज कर रही, हम शादी करने वाले हैं ना। जिनसेन कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तो बेबी बॉर्न होने के बाद तो मुझसे डिवोर्स ही लेने वाली हो। जियाजो चुप हो जाती है और फिर चुपचाप वो उन्हीं चीज़ों में, उन्हें ड्रेस में और उसी मेकअप में चली जाती है जिनसेन के साथ शादी करने के लिए। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद वो जिनसेन को प्यार से उसके चेक्स पर किस कर देती है, जो कि जिनसेन को बहुत ही इमोशनल कर देता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो जियाजो के लिए इतना ज़्यादा डिफरेंट कैसे फील करने लगा है। उसकी माँ उससे इतना प्यार जताती थी और शायद जियाजो वो दूसरी गर्ल है जो कि ऐसा कर रही है। जियाजो पेपर्स पर साइन करती है, जिनसेन को डाउट होने लगता है कहीं मैं सही में उसकी आंखें ठीक तो नहीं है, वो ब्लाइंड होने की एक्टिंग तो नहीं कर रही है। जियाजो जैसे तैसे करके सिचुएशन को यहाँ पर हैंडल आउट कर दी और फाइनली शादी का सर्टिफिकेट वो लोग ले लेते हैं। जियाजो यहाँ पर जिनसेन को अपने सोशल मीडिया पर इसका पोस्ट डालने के लिए कहती है, जब तक सबको पता नहीं चलेगा उसने जिनसेन से शादी कर लिया है, उसके अंकल आंटी उसे हमेशा ही परेशान करते रहेंगे। जिनसेन यहाँ पर जियाजो का हेल्प करता है उसके सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के लिए। उसका सेक्रेटरी भी देख रहा था, हर काम के लिए मना करने के बावजूद भी जिनसेन यहाँ पर जियाजो का इतना केयर कर रहा है और उसकी सारी बातें मान रहा है। हालांकि वो जानता था कि इसके बाद जियाजो के लिए खतरा बढ़ने वाला है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं। जियाजो को जिनसेन की कार तक पहुंचाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो उसका भाई था रुआन, उसे पता चलता है कि उन दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। अब उसका प्लान था जियाजो के बेबी का अबॉर्ट करने का, वरना अगर ये बच्चा सच में जन्म ले लिया तो फिर पूरी कंपनी का मालिक इकलौता वो बच्चा हो जाएगा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए अब वो अलग ही प्लान कर रहा था। वो जिनसेन को पहले रास्ते से हटाने का कोशिश करता है।
वहीं दूसरी तरफ जिनसन यहाँ पर जियाजू को शादी के बाद रिंग ऑर्डर करके गिफ्ट करता है ग्रैंडमदर के नाम पे, और जियाजू को बहुत सारे गिफ्ट्स पे मिलते हैं। वो बहुत ही खुश था। उसका डॉक्टर फ्रेंड यहाँ पर आया था और वो बातों बातों में जियाजू को बताता है असल में जिनसन को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है और ये नींद की दवा है, उसे समय से दोगी तो वो थोड़ा रिलैक्स कर पाएगा। अब तुम उसकी वाइफ हो, उसका ख्याल रखना तुम्हारा काम है। तो जियाजू डॉक्टर की बात मान जाती है क्योंकि वो जानती थी डॉक्टर फ्रेंड तो उसे हर्ट नहीं कर सकता। वो जिनसन के बहुत ज़्यादा ही क्लोज था। रात में जिनसन का सर दर्द कर रहा था तो जियाजू उसे वो दवा देने के लिए जाती है। शुरुआत में तो जिनसन उस पर बहुत ही गुस्सा कर रहा था और ये कह रहा था कि क्या वो उसे सेड्यूस करने के लिए आई है। जियाजू उसे कहती है कि मैं तो बस तुम्हें दवा देने के लिए आई हूँ, तुम मुझे हमेशा ही गलत समझ लेते हो। जिनसन पहले तो जियाजू को धक्का दे देता है लेकिन फिर उसे वापस बुलाता है और कहता है कि ठीक है तो मुझे दवा देने के लिए आई हो ना, तो चलो ठीक है वो दवा खिलाओ। जैसे ही जिनसन जियाजू को वो दवा खिलाने का कोशिश करती है तो वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है क्या वो उसे जान से मारने का कोशिश कर रही है। जियाजू कहती है भला मेरी इतनी हिम्मत ऐसे कैसे हो सकती है। वो यहाँ पर कहता है ठीक है तो फिर तुम खुद ये दवा खाओ तब मुझे भरोसा होगा। जियाजू जिनसन का भरोसा जीतने के लिए वो दवा खाने लगती है लेकिन जिनसन उसे रोक देता है। तभी उसका सेक्रेटरी उस मेड को पकड़ के लेकर के आता है जो कि असल में यहाँ पर इस दवा को पहले ही चेंज कर चुकी थी और इस बारे में जिनसन को पहले ही आइडिया लग गया था कि उसके स्टेपब्रदर रूहान के कहने पर इन लोगों ने जिनसन की दवाओं को बदलवा दिया है उसके रास्ते से हटाने के लिए। वो जो मेड थी वो डर के मारे सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेती है कि रूहान ने उसे ये सब कुछ करने के लिए बोला था। जियाजू सोचती है कि जिनसन उसे अब भी चेक ही कर रहा था कि कहीं वो उसे हर्ट तो नहीं करना चाहती है। ये इंसान सच में बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है, उसे जल्द से जल्द यहाँ पर अपनी मॉम की कंपनी को लेना होगा वरना जिनसन लाइफ में कभी भी उसे हटा सकता है। आफ्टर दैट जियाजू यहाँ पर छोटे बच्चे की तरह जिनसन की केयर करने लगती है। वो उसे कहती है मुझे नहीं पता कि तुम मुझ पर कभी भरोसा करोगे या नहीं, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हारी लॉयल वाइफ सिर्फ तुम्हारे लिए बन के रहने के लिए तैयार हूँ। जिनसन उसे कहता है तुम मेरी हेल्प करने आई थी ना, चलो मुझे नहाना है तो उसमें मेरी मदद करो। जियाजू ये सुन करके चौंक जाती है लेकिन वह जिनसन को मना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही वो दोनों वॉशरूम में जाते हैं जिनसन अपने कपड़े खोलना स्टार्ट करता है। जियाजू तो कोई ब्लाइंड नहीं थी, वह सामने से चीज़ों को देख पा रही थी और उसके नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो बहाना करके वहाँ से निकलने का कोशिश करती है। जिनसन भी उसे जाने देता है लेकिन जाने से पहले जियाजू नोटिस करती है कि जिनसन की पीठ पर बहुत सारे चोट के निशान हैं। अब वो ये सोच करके डरने लगती है कि जिनसन ने भी बहुत कुछ झेला है, उसकी लाइफ भी बिल्कुल सही नहीं रही है। वो जिनसन को कहती है कि वो उससे प्यार करती है, अगर वो चाहे तो वो उस पर एक बार भरोसा कर सकता है, वो उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। लेकिन जिनसन को प्यार मोहब्बत पर अब कोई भी भरोसा नहीं रह गया था। रात में वो जियाजू की तरफ से दिया गया मिल्क पी करके आराम की नींद सो जाता है। काफ़ी दिनों बाद उसे इतनी अच्छी नींद आई थी, वो भी बिना दवा के। अगले सुबह उसे ऑफिस आने में लेट हो जाता है। कहीं ना कहीं वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था, हालांकि ये बहाना कर रहा था उसकी वजह से मुझे ऑफिस जाने में लेट हो गया। लेकिन उसका सेक्रेटरी भी यहाँ पर जियाजू की बड़ाई कर रहा था कि वो जिनसन का अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ जो जियाजू की फ्रेंड थी वो आ करके उसे बताती है कि असल में जो उसका कजन ब्रदर है जिसके डैड लोग यहाँ पर उसके मॉम की कंपनी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अब जियाजू के लिए ये बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई थी। वो जिनसन से हेल्प लेने के लिए उसका कॉल करती है कि वो अपनी मॉम की कंपनी जा रही है और उसे जिनसन का मदद चाहिए। लेकिन जिनसन यहाँ पर मुँह पर उसे मना कर देता है और साफ तौर से कह देता है कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ। लेकिन कहता कुछ और है और करता कुछ और, उसे रहा नहीं जाता है। वो जियाजू की कंपनी के लिए निकल जाता है। इधर जियाजू अकेले ही अपनी फ्रेंड को लेकर के कंपनी पहुंच गई थी। वो अपने कजन ब्रदर यान के कंपनी में एंटर करने का कोशिश कर रही थी। वो यहाँ पर आता है और कहता है क्यों नौटंकी करी हो, वैसे भी तुम ब्लाइंड हो, कंपनी संभाल नहीं पा रही हो, मैं संभाल रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। जियाजू और यान के बीच इस चीज़ को लेकर के काफ़ी बहसा बहसी होने लगती है। जियाजू यान को थप्पड़ वप्पड़ भी मार देती है। जैसे ही यान जियाजू को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी जिनसन वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है मेरे होते हुए मेरी वाइफ को तुम हर्ट करने का कोशिश कर रहे हो, लगता है तुम्हें जिंदा रहने का कोई मन नहीं है। यान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिनसन और जियाजू के रिश्ते इतने अच्छे हैं कि वो उसे बचाने के लिए आ जाएगा। जिनसन एक तरफ यान को संभाल रहा था, वहीं दूसरी तरफ जियाजू कमरे में अंदर जाती है। अपनी मोम की कंपनी की इम्पोर्टेंट सील जो कि ये कंपनी हैंडल आउट करने के लिए इम्पोर्टेंट थी वो उसे मिल जाता है।
जियाओजो को खुश देख करके जिनसन सोचता है कि शायद अपनों को प्रोटेक्ट करना यही होता है, जो कि कई सालों बाद वो पहली बार महसूस कर पा रहा था, वो भी केवल और केवल जियाओजो की वजह से। अब जियाओजो को कुछ देर में कंपनी के इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था, तो वो जिनसन को कहती है अगर वो चाहे तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए उसका इंतज़ार कर सकता है। उसे तो अच्छा खासा एंटरटेनमेंट यहाँ मिल गया था। वो और उसके सेक्रेटरी मिल करके उसकी बैंड बजा रहे थे। आफ्टर दैट वो वहाँ से निकल के पहुँच जाती है कंपनी की मीटिंग में, जहाँ पर कि उसके अंकल को अभी तक यही लग रहा था उनके बेटे यान ने सब कुछ संभाल लिया हुआ। लेकिन जियाओजो का अचानक से आना उन्हें तो शॉक कर देता है। जियाओजो कहती है मेरे पास मेरी मॉम की कंपनी का सील है और शेयर्स के पेपर है, तो तुम और तुम्हारे बेटे खिसको यहाँ से, तुम लोग अब कंपनी के शेयर होल्डर भी नहीं हो। लेकिन उसका अंकल भी पहले की तरह ही जियाओजो को टॉर्चर करने का कोशिश करता है। जियाओजो अभी उसे हैंडल कर ही रही थी कि जिनसेन की स्टेप सिस्टर जीजी वहाँ पर आ जाती है। जिसे यहाँ आया देख करके खुद जियाओजो भी चौंक जाती है। वो यहाँ क्या कर रही है, उसका इस अंकल से क्या रिलेशन है। वो कहती है तुमने मेरे भाई जिनसेन को पॉइजन दिया है, जिस वजह से कि वो डे बाय डे करके मर रहा है। जियाओजो से कहती है मैं ब्लाइंड हूँ, मैं तुम्हारे ब्रदर को पॉइजन कैसे ही दे सकती हूँ, वो मुझसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है, अगर मैं ऐसा करता तो वो सेंस कर लेती। लेकिन जीजी यहाँ पर सब कुछ प्लानिंग करके आए हुए थे। असल में उसका बॉयफ्रेंड वही जियाओजो का कजन ब्रदर यान था। उन दोनों का प्लान था वो अपने साइड से जिनसेन को हटाए और ये अपने साइड से जियाओजो को हटाएगा, और इसके बाद वो दोनों मस्त मज़े में अपनी ज़िंदगी जीने वाले थे। जियाओजो इस चीज़ को गेस कर पा रही थी कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लेकिन उसे पता नहीं था असल में उसका भाई जिनसेन यहाँ कंपनी में आया हुआ है, जिसके बारे में वो ये बातें बकवास कर रही है। जिनसेन यहाँ पर कंपनी के अंदर आ जाता है, जिसे देखते ही जीजी असल में घबरा जाती है, क्योंकि उन्हीं के फैमिली ने तो जिनसेन को स्लो पॉइजन दिया था और कुछ सालों से वो ऐसा करते भी आ रहे थे, जिस वजह से कि अब यहाँ पर जिनसेन के लिए उस दवा से बाहर आ पाना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। उसके यहाँ पर आते ही जिनसेन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम मेरी वाइफ को परेशान करो। उन दोनों के बीच बढ़ते लड़ाई झगड़े में गुस्सा होकर के जीजी जियाओजो पर अटैक करने वाली थी, लेकिन उसे बचाने के लिए जिनसेन आ जाता है और इस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि जियाओजो ब्लाइंड नहीं है। वो एक्टिंग करने लगती है। इस शौक की वजह से मैं दोबारा देख पा रही हूँ। उसकी फ्रेंड भी उसकी एक्टिंग में उसका साथ देती है और वो कहती है कि तुम परमानेंटली अंधी थोड़ी हुई थी, इमोशनल होने की वजह से तुम ब्लाइंड हुई थी, और जब तुम बहुत ज़्यादा ही खुश हो तो फिर अब तुम देख पा रही हो। तो जियानसेन यहाँ पर जियाओजो की बातों को ट्रस्ट कर लेता है। अभी यहाँ पर जीजी ने जो कांड किया था इस वजह से जिनसेन उसे जेल भेज देता है, ये कहते हुए कि तुमने जियाओजो पर अटैक करने की हिम्मत कैसे की। साथ ही में उसके अंकल को भी कंपनी से निकाल दिया जाता है। उनका बेटा तो ऑलरेडी जेल में था। जियाओजो को फाइनली वो मिल जाता है जो उसे चाहिए था, लेकिन कहानी की यही एंड अभी नहीं होती है। जियाओजो अपने मॉम डैड के ऑफिस में अंदर जाती है। वो बहुत ही इमोशनल थी अपने मॉम डैड के पिक्चर्स को देख करके। जिनसेन यहाँ पर आता है, जियाओजो से प्यार से किस कर लेती है और कहती है कि मेरी तरफ से तुम अपना थैंक्स समझो, तुमने असल में मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है, इस वजह से मैं ये तुम्हें थैंक्स बोल रही हूँ। हालांकि जिनसेन ने जियाओजो के साथ अब अपने रिलेशनशिप को परमानेंट करने के बारे में सोच लिया था। जिनसेन का सेक्रेटरी और जियाओजो के दोस्त उन दोनों को साथ में खुश देख करके खुश थे। वहीं दूसरी तरफ जिनसेन के घर में जब उन्हें पता चलता है कि जीजी को उन लोगों ने जेल भेज दिया है, तब वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। जिनसेन की ग्रैंड मदर से रिक्वेस्ट करते हैं जीजी को जेल से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है, कहते हुए जो उसने किया वो बहुत गलत है। तब जिनसेन की ग्रैंड मदर को, जो उसकी स्टेप मदर थी, वो जानबूझ करके पॉइजन देने लगती है और उसे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसका जो फादर था वो उसे रोकने का कोशिश करता है, लेकिन दोनों माँ बेटे मिल करके जिनसेन की ग्रैंड मदर को रास्ते से हटाने का प्लान कर रहे थे। तभी जिनसेन और जियाओजो वहाँ पर लौट आते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जियाओजो अब ब्लाइंड नहीं है, वो देख पा रही है। वो लोग ग्रैंड मदर को सेव करते हैं। जिनसेन और रुआन के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और यहाँ पर जियाओजो पर अटैक करने के लिए आता है, क्योंकि वो जानता था जिनसेन की कमजोरी है जियाओजो, लेकिन जिनसेन बीच में आ जाता है। हालांकि वो इंजर्ड हो जाता है, लेकिन रुआन ने एक और क्राइम कर दिया था, जिस वजह से उसे भी जेल भेज दिया जाता है। जिनसेन
जिनसन की स्टेप मदर ने ऑलरेडी जिनसन की ग्रैंड मदर को पॉइजन देने का कोशिश किया था। इस वजह से, इस क्राइम की वजह से उसे भी जेल भेज ही दिया जाता है। यानी कि अब जिनसन के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थे वो तो सॉल्व हो चुके थे, लेकिन जो वो यहाँ पर इंसर्ट हुआ था इस वजह से जियाजो बहुत ही घबरा रही थी। हालांकि कहानी यहाँ पर हमें 4 महीने बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जिनसन और जियाजो दोनों शादी कर रहे थे। जियाजो प्रेग्नेंट थी और वो फिर भी जिनसन से शादी कर रही थी और अब वो ठीक था, उसके बॉडी का वो पॉइजन भी ठीक हो चुका था। कहानी हमारी यहीं पर एंड कर दी जाती है। कहानी के एंडिंग में जियाजो और जिनसन के 2 बड़े बेबीज थे और वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।